जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। इमरान खान साहब ने आज चार सद्दा जलसे में जिस तरह का उसको कह सकते हैं ऑपरेशन किया है, या जो उन्होंने स्ट्राइक किया है और कंपैरिजन भी बताया कि किस तरह पिछली हुकूमत में उनकी कारकर्दगी माशी तौर पे बहुत ज़बरदस्त थी और मौजूदा हुकूमत नाकाम हुई। ये जो फ़िक्रा है ना उनका कि माशी महाज पर मौजूदा हुकूमत नाकाम हुई, इस पर तो शायद हम सभी उनको इंडोर्स करेंगे, क्योंकि मुझे याद है एक मार्च बिलावल भुट्टो साहब ने किया था, तो उसमें भी महंगाई के ख़िलाफ़ वो मार्च था। मौलाना साहब भी 2 मार्च लेके आए, जो आज जिसका तज़किरा इमरान खान साहब ने किया, तो वो दोनों मार्च भी महंगाई के ख़िलाफ़ थे। मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब जब भी बात करते थे 9 अप्रैल से पहले, वो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और उस वक्त की हुकूमत पर तनकीद करते थे कि माशी महाज पर, माशी तौर पर कंगला कर दिया इस मुल्क को। लेकिन इन्होंने 9 अप्रैल के बाद जब ये हुकूमत संभाली तो इनसे माशियत संभल नहीं सकी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि IMF की यही शर्त है। मतलब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, महंगाई शायद 48-45% पे पहुँच चुकी है, लेकिन यह हुकूमत कह रही है कि मज़ीद महंगाई जो है वो कर दी जाएगी। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। आटे की कीमत तो खैर आउट ऑफ कंट्रोल है। आप अगर बाहर से रोटी लें तो वो 30 रुपये तक भी चली गई है, और उसमें भी आटे की जो क्वांटिटी है वो कम है। तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। इमरान खान साहब के पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिल गया है माशी सूरत हाल पर मौजूदा हुकूमत को चैलेंज करने के लिए और अपने वोट बैंक को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुल्क की इकॉनमी संभल सकती है कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन क्या ये सवाल, इसका जवाब हमें मिलेगा या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मुझसे नाराज़ भी हैं वैसे, शाहिद हसन सदीकी साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। इनसे मेरा ताल्लुक़ एक बड़ी अहम शख्सियत की वजह से है, और उनकी मैंने किताब पढ़ी थी, और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उसके राइटर थे, मरहूम। 2018 में शायद उनकी वफ़ात हुई। आबे गुम, जब मुझे कोविड हुआ तो शाहिद हसन सदीकी साहब ने रिकमेंड की थी, तो वो किताब पढ़ के मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मैंने ज़िंदगी की 3 दहाइयाँ गुजार दी और ये किताब मैंने क्यों नहीं पढ़ी। तो इतनी ज़बरदस्त वो किताब थी, और शायद अब ऐसे राइटर नहीं हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जैसे, जो उर्दू अदब को सामने रखते हुए मज़ाह का एलिमेंट भी सामने रखें। तो शाहिद साहब, आपने मुझे एक अच्छे राइटर से मेरी शनासाई कराई, इसके लिए तो आपका शुक्रिया, और नाराज़गी आपकी वजह है। हम इस्लामाबाद वाले दोस्तियाँ निभाने में थोड़े कमज़ोर होते हैं सर। सबसे पहले तो मुझे बताइए, इमरान खान साहब का एक कंपैरिजन है, वो मैं आपको सामने रखूँगा, फिर उस पर कॉमेंट भी लूँगा। क्या ये सच है कि इस मुल्क में के जो इकॉनमी की सिचुएशन है वो इतनी बदतर हो चुकी है कि उसको संभालना अब नामुमकिन हो गया? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि सियासत के जो बयानात होते हैं उससे हट के कभी अगर कौम IMF ने क्या कहा है पाकिस्तान के मुतालिक और स्टेट बैंक ने क्या कहा है उसको भी जरा देख लें। सर, स्टेट बैंक ने, IMF का रिकॉर्ड पर बयान है कि पाकिस्तान की मईशत तबाही इसलिए हुई कि इमरान खान साहब ने 28 फरवरी 2022 को उनके साथ तहरीरी मुआहदा तोड़ दिया। अगर वो नहीं तोड़ते तो $900 मिलियन की किस्त मिल जाती और बहरान आता ही नहीं, तो ना इतनी बड़ी महंगाई होती, ना इतनी रुपए की कदर मिलती। ये IMF कह रहा है। दूसरा, IMF ये कह रहा है कि उनके अल्फाज में बता रहा हूँ, अब मेरी तरफ से कुछ नहीं है। IMF ने रिपोर्ट में ये कहा है अभी हालिया को 30 अगस्त को कि जो इमरान खान साहब के दौर में तरक्की थी वो नापायदार थी, गैर मुतवाजिन थी, और वो जो है ना नाहमवार इस तरह थी कि वो तो ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचाए, ये पूरी रहने वाली नहीं थी। फिर वो ये कहते हैं कि उनका तिजारती खसारा, वो जारी हिसाबात का खसारा बढ़ा। ये IMF के अल्फाज है, मेरे नहीं है। बजट खसारा इतना बढ़ा कि रिजर्व गिर गए, रुपए की कदर गिर गई, तो जितनी महंगाई हो गई, अब ये इसको आसानी से ठीक नहीं हो सकती। ये IMF कह रहा है। स्टेट बैंक ये कह रहा है कि इमरान खान साहब ने जो गलती काम की थी उससे जो महंगाई हुई वो जून 2023 तक चलेगी, ये वो कह रहे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि उसने, इमरान ने मईशत को जरूर तबाह किया, मगर इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पे मैं आता हूँ सर, इस पे मैं आता हूँ। एक चीज़ क्लियर कर दिया शायद साहब, मुझे याद है शुरू के दिनों में जब हम आपसे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नई नई आई थी, तो हम आपको अपने टॉक शोज़ में लेते थे, तब आप कहते थे कि हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। हुकूमत असद उमर साहब कहते थे कि नहीं जाना, हम कोशिश कर रहे हैं। वो जो एक डिले आया था, क्या उसने भी पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया? और मुआहदा IMF से तोड़ के, तहरीरी मुआहदा तोड़ के, इमरान खान साहब ने फिर इकॉनमी की, आप कह रहे हैं कि 2 दफ़ा पाकिस्तान की माशियत को नुकसान पहुंचा खान साहब की वजह से? असल जो उन्होंने नुकसान बताया वो मैं आपको बता दूंगा, रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूँ, ये तो कल को कोई भी चैलेंज कर सकता है। जब IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू होने वाले थे 2019 में, अचानक इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम तब्दील कर दी जो IMF से मुज़ाकरात करने थी। अब मुझे कोई बता दे, खुद इमरान साहब या पाकिस्तान में कोई जानता था ये कौन है जो स्टेट बैंक के गवर्नर जिनको बनाया गया था, रजा बाकर, कोई जानता था उनको? किसी ने तो उनको नाम दिया होगा ना।
इमरान साहब तो नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते थे, कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता, सही कह रहे हैं। थी उनको जिस ताकत ने दिया था, वो ताकत पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाह रही थी, जौहरी ताकत पाकिस्तान को। उन्होंने पूरी दोनों आदमियों को बदल दिया, दोनों आदमियों को बदल दिया। उन्होंने जो शराइत तय की वो नाकाबिल अमल थी, महंगाई बढ़ी और 21 महीने तक प्रोग्राम सस्पेंड हो गया। इस दौरान में उन्होंने शरह सूद गिरा के कर्जे देने शुरू कर दिए और एक आदमी को सस्ती शरह सूद पर 90 अरब दे दिया। खूब लोगों ने दौलत लूटी और ये बात स्टेट बैंक ने मईशत अपने उसमें कह दिया, मॉनेटरी पॉलिसी में सस्ती शरह सूद, लोगों ने खूब दौलत लूटी, मईशत बढ़ गई, रुपए की कदर गिर गई क्योंकि बेतहाशा इंपोर्ट हुई। इमरान खान साहब ने के दौर में अगस्त 21 से लेके जब तक वो रुखसत हुए रिजर्व आधे रह गए और अच्छा नहीं, इस पे एक कमेंट है सर, इस पे आज इमरान खान साहब की तकरीर जो की ना उन्होंने 4 सद्दा में, अब उनके पास नो डाउट आप सही कह रहे हैं कि इकोनॉमी का इन्होंने भी बेड़ा ही गर्क किया। इमरान खान साहब के पास एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है सियासत करने के लिए। ऑफ कोर्स आप सियासी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आज आप जिस तरह एक आम लेमैन की बात कर रहे हैं, जो वोटर है, जो समझना चाहता है इकोनॉमी को। सर खान साहब ने एक कंपैरिजन दिया, वो कहते हैं 2018 में जब मैं आया एक्सपोर्ट थी 24 अरब डॉलर, रेमिटेंसेस थे 19 अरब डॉलर, खसारा था 30 अरब डॉलर। वो कहते हैं जब मैं जा रहा हूँ 9 अप्रैल को एक्सपोर्ट बढ़ गई 32 अरब डॉलर, बैरूनी खसारा कम हो गया 16 अरब डॉलर जो 30 अरब डॉलर था। रेमिटेंसेस वो कहते हैं 19 अरब डॉलर थे 18 में, मैंने बढ़ा दिए 31 अरब डॉलर कर दिए। सर ये खान साहब ने बताया। नहीं तो 4 मैं भी बता दूं, उसके बाद 5 मैं भी बता दूं। सर महंगाई 4.5 थी जब इमरान खान साहब आए, जब उन्होंने छोड़ी 12.7 थी। आवाम को तो इससे गर्ज है ना, 12.7 पर छोड़ के गए। रुपए की कदर उनको मिली थी 124 रुपए के ऊपर 18 अगस्त को, वो छोड़ के गए 182 पर। अब आप बताइए जो 75 अरब डॉलर 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पहले 124 पर कन्वर्ट होती थी, अब 100 जब उन्होंने छोड़ा तो 182 पे कन्वर्ट हो रही थी। फिर उस पर कस्टम ड्यूटी, फिर उस पर सेल्स टैक्स, फिर उस पर पेट्रोल, ये भी तो बताएं ना साथ में। तो ये भी बताएं कि उनके दौर में टैक्स जीडीपी का तनासुब गिर गया। तो ये भी बताएं कि उनके दौर में बजट खसारा बढ़ गया, कम नहीं हुआ, बढ़ गया। ये चीजें तो ये भी तो बताएं कि उनके दौर में बैरूनी सरमायाकारी गिर गई। और रेमिटेंस की बात वो जो कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दे दूं कि ये रेमिटेंसेस जाली हैं। ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान में रुकती नहीं है। पाकिस्तान, एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जरा गौर से तो आप लोग सुन लें। पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है जहां का बरामदात जो है जीडीपी के तनासुब से कम है और रेमिटेंसेस ज्यादा है। ये कभी सोचे तो सही ना, बरामदात हमारी कम है जीडीपी के तनासुब से खित्ते में से बांग्लादेश, और हमारी रेमिटेंस वो क्या रहा है, वो रेमिटेंसेस आती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) से 1 लाख डॉलर पर। सर वेरी राइट। शायद साहब कथा कलामी की माफी चाहते हुए सर आप मुझे ये चीज क्लियर कर दीजिएगा सुनने वालों के लिए। खान साहब क्लेम करते हैं रेमिटेंसेस बढ़ गए, क्या जो उनका फिगर है रेमिटेंसेस बढ़ाने का जो कि 19 अरब डॉलर से चला गया 31 अरब डॉलर तक, क्या ये फिगर ठीक है? और आप कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस का फायदा नहीं है, रेमिटेंसेस रुकते नहीं, उसको क्लियर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा फायदा नहीं हो रहा, 100% सही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आई, जरा कौम सुने। उनके दौर में 105 अरब डॉलर, 35 अरब डॉलर के कर्जे बढ़े, 140 अरब डॉलर है कहाँ? कहीं उसका 140 अरब डॉलर कोई मामूली रकम नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि ये जो पैसे आए एक साल में 20 अरब डॉलर 15 वापस चले गए, और 1 लाख डॉलर पर कोई 50,000 का टैक्स का नुकसान होता है। जब उसको एफबीआर के चेयरमैन ने कहा था कि इसमें बड़ा हमें नुकसान हो रहा है, ये इनकम टैक्स 111(4) के तहत है, जाली रेमिटेंसेस हैं। अगर वर्कर्स भेज रहे हैं उनको आप सल्यूट करें, बहुत बड़ी खिदमत है उनकी। देखिए ये वो वर्कर्स के नाम पर ताकतवर लोग मंगा के टैक्स का फायदा उठा के पैसा वापस भेज रहे हैं। इस सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट मौजूद है 2017 में। वरना मैंने सबूत जो दिया है कि 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस, 35 अरब डॉलर का कर्जा बढ़ा, 140 अरब डॉलर का इंपैक्ट मईशत में कहाँ है, बिजनेस में कहाँ है, जरा बता देना मुझे। इंपैक्ट नहीं आया, वेरी राइट, सादा लफ्जों में इंपैक्ट नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। सर टाइम कम है, ये आईएमएफ प्रोग्राम में इतना डिले और उसका फायदा पाकिस्तान को क्यों नहीं हो पा रहा? सर आईएमएफ जो बार बार खबरें गर्दिश करती हैं कि ट्रस्ट नहीं कर रहा मौजूदा हुकूमत पे, इज इट ट्रू सर? मिफ्ता इस्माइल साहब की नाअहली और दानिस्ता गलतियां जिसका कोई जवाब नहीं, जिसको मैं मिस्टीरियस कह सकता हूँ, इसलिए कि जब आईएमएफ एक एक नुक्ते पर गौर कर रहा था, उन्होंने जो मामला तय किए, बजट जो बनाया उसके खिलाफ बना दिया, और आईएमएफ ने कैसे कर दिया, तो उन्होंने जी ठीक कर लेते हैं। इस ठीक करने में जो है वो हमारा नुकसान हो गया, रुपए की कदर गिर गई। फिर उन्होंने ये कहा कि हम आईएमएफ से कहा कि हम ताजरों पर टैक्स लगाएंगे, आईएमएफ ने कहा ठीक है। मुआहदा होने के बाद उन्होंने उस टैक्स को वापस ले लिया, फिर आईएमएफ नाराज हो गया।
इसकी वजह से भी तो रुपए की कदर गिरी और ताखीर हुई। ताखीर की जिम्मेदारी मिफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान की कैबिनेट, पाकिस्तान की हुकूमत पर आयद होती है। ये जून में पैसा मिलना चाहिए था जो आपको 29 अगस्त को मिला। इस दौरान में जो नुकसान हुआ उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर, वजारत खजाना पर, एक पूरी चीज कैबिनेट। शाहिद हसन सदीकी साहब, एक चीज क्लियर कीजिएगा आप, क्योंकि उर्दू अदब से भी आपका ताल्लुक है, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया दानिस्ता गलती, ये वैसे जल्दी में बोल दिया या आप वाकई? बिल्कुल, स्टेट बैंक ने दानिस्ता रुपए की कदर गिराई, रिकॉर्ड पर है। स्टेट बैंक ने सट्टेबाजी हो रही थी, स्टेट बैंक के इल्म में था और वो खामोश तमाशाई रहा। मैं लिखता रहा हूँ, स्टेट बैंक 2-3 महीने तक खामोश तमाशाई बना रहा, रुपए की कदर गिरती रही, ना उन्होंने कोई मीटिंग बुलाई। और एक और रिकॉर्ड पे बता दूं, इस हुकूमत ने ये कहा है कि बैंकों ने सट्टेबाजी की है, मुनाफा कमा के रुपए की कदर गिराई है। अब उस पर एक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, दानिस्ता रुपए की कदर गिराई गई है, दानिस्ता मईशत को तबाह किया गया है, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आज एक और मिफ्ता इस्माइल साहब जो माशी एक्सपर्ट माने जाते हैं पीएमएलएन के, उन्होंने दानिस्ता तौर पे ये सब करवाया किया सर? नहीं, ये स्टेट बैंक का वाला, देखिए मैं जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका कोई ताल्लुक नहीं रुपए की कदर से, उनका ताल्लुक है स्टेट बैंक से, रुपए की कदर का। मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ उनसे भी, आज कराची का जो रेट है डॉलर रुपए का, पेशावर में ज्यादा है, अफगानिस्तान में और ज्यादा है। क्यों ज्यादा? इसलिए कि यहाँ से पैसा जा रहा है पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान स्मगलिंग, और भारत खरीद रहा है। इनको ये नजर नहीं आ रहा क्या? तो ये बैंकों के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रहे मिफ्ता इस्माइल साहब और हुकूमत? ये सट्टेबाजी हो रही है। स्टेट बैंक डायरेक्ट जिम्मेदार है, वजारत खजाना जिम्मेदार है। दानिस्ता गिराया गया, दानिस्ता उन्होंने रुपए की कदर बढ़ाने की कोशिश नहीं की, दानिस्ता रुपए के रिजर्व बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये 1 दर्जन दफा मैं कह चुका हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको साबित करूंगा। आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, महंगाई से बड़ी तंग है अवाम 4 करोड़ सैलाब से मुतासर हैं, और बाकी जो हैं 19 करोड़ वो महंगाई से मुतासर हैं, और जो 4 करोड़ हैं उन पे महंगाई, सैलाब के साथ साथ महंगाई भी है। क्या कोई तरीका है इनको रिलीफ मिलने का कि महंगाई किसी हद तक कंट्रोल हो सके और जो रोज़मर्रा की अशिया हैं वो गरीब की एक्सेस में आ सके? पहली बात मैं बता दूं कि 100% तरीका मौजूद है, मगर स्टेट बैंक ने कह दिया है कि जून 2023 तक ऊंची शरह रहेगी। हुकूमत वो कोशिशें करनी नहीं चाहती, इसलिए कि 22 करोड़ आवाम को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन जो अशराफिया है, जो उनको हुकूमत में लाते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो इकदाम नहीं उठाने देंगे। अगर वो इकदाम उठा लें, आप टैक्स की चोरी रोक लें तो और उसको आप कम कर दें, पेट्रोलियम लेवी को, तो ये 2 महीने में महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की मईशत अशराफिया की मईशत है। हुकूमतें अशराफिया के सपोर्ट से इंतखाबात जीतती हैं, उनकी इलेक्टेबल से जीतते हैं, तो हुकूमत उनको नाराज नहीं करना चाहती, 22 करोड़ आवाम को नाराज करना चाहती है। जून 2023 तक अफराद-ए-ज़र महंगा ऊंचा रहेगा। हुकूमत को कम करने में दिलचस्पी नहीं है, न पिछली हुकूमत को थी न इनको है, और कोई इकदाम नहीं उठाना चाहते, हालांकि हो सकता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सादा लफ्ज़ों में तो मैं ये बिल्कुल इस बात की कोशिश कर सकता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने या पिछली हुकूमत ने भी गरीब की रिलीफ के लिए सॉलिड इकदाम नहीं किया, ना ही मौजूदा हुकूमत ये कर रही है। गरीब कल भी महंगाई की चक्की में पिस रहा था और अब भी पिस रहा है और अगले सालों में भी पिसता रहेगा। ब्रेक है नाज़रीन। छब्बीस मई को मौजूदा हुकूमत ने कुछ कानून पास कराए थे, उनमें ओवरसीज़ का जो वोटिंग का राइट था वो भी ख़त्म हुआ था, और साथ में नैब कानून में भी तरमीम हुई थी, जिस पर इमरान खान साहब ने खूब शोर भी मचाया था और उनका पॉइंट ऑफ व्यू टीवी पर भी चला, मीडिया ने भी उसको दिखाया। लेकिन कानून कसरत राय से मंजूर हो गया, क्योंकि असम्बली के अंदर उनको उस वक्त उस कानून के अगेंस्ट अपोजिशन नहीं थी, और उस कानून का फ़ायदा कहीं ना कहीं अब मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादियों को और हुकूमत को पहुँच रहा है। नैब कानून में तरमीम के बाद शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर अहम जो लीडरशिप है मौजूदा PDM की कह लें या मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों, उनके रेफरेंसेस वापस भेज दिए गए हैं और कुछ भेजे जा रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब ने। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा साहब ये बताइए कि ये जो रेफरेंसेस वापस भेजे जा रहे हैं, इसका ये मतलब समझा जाए कि जो उन पर इल्ज़ामात आयद थे वो उन पर अब तहकीकात नहीं होगी? अगर नैब तहकीकात नहीं कर सकता तो कोई और इदारा भी तहकीक नहीं करेगा? ज़रा ये है क्या, क्योंकि जब से ये वापस हुए रेफरेंस बहुत शोर हो रहा है सर इस पर। देखिए, ये तो जो वापस हुए हैं रेफरेंस, वो एक हमने उर्दू में मुहावरा सुना होगा, आपने भी सुना होगा
कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। सर तो नैब में सजा होती थी नैब के कवानीन के मुताबिक। तो नैब के कवानीन जो उनसे थे वो हो गया बांस, और वो जो बांसुरी बजाने वाले नैब का महकमा था वो तो पहले ही किसी काबिल नहीं था, ना वो कोई उसको इतनी टेक्निक आती थी बांसुरी बजाने की, तो वो तो पहले भी नहीं बज रही थी। अब उन्होंने ये किया कि सिरे से कानून ही खत्म कर दिया कि बहुत सी जगहों पे कि जी करप्शन की उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब ये करप्शन जो सी है ये नैब का अदारा का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं, और जो नैब का अदारा है वो बड़े लोगों की करप्शन नहीं देख सकेगा, सिर्फ छोटे लोगों की करप्शन देखेगा। और ऐसी तरमीम कर दी गई जिसमें कह दिया गया कि जनाब 50 करोड़ का मामला है या उससे ज्यादा का, चलें फिर उसको नैब को भिजवा दें। फिर ये कह दिया गया कि जनाब अगर नैब ये देख रहा है कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके बच्चों के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर नैब उस पब्लिक ऑफिस होल्डर से ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हारे बच्चों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेनामी हैं तुम्हारे नाम की, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाप से बच्चों की प्रॉपर्टीज के मुतालिक नहीं पूछा जा सकता पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर वो है। फिर उन्होंने कह दिया कि जनाब अगर किसी के पास अरबों रुपए है, जैसे मियां साहब ने एक दफा कहा था अगर मेरे पास जायदाद है तो तुम्हें क्या तकलीफ है, तो अब भी वही कानून आ गया कि जनाब अगर किसी के पास अरबों की जायदाद है तो पहले नैब साबित करेगा कि ये फलाने केस में तुमने करप्शन ली थी, ये साबित हो गया करप्शन और ये उस करप्शन का पैसा है। अदरवाइज ये नहीं पूछ सकते कि आपकी नॉन सोर्स ऑफ इनकम तो ये थी और ये आपके एसेट्स उससे ज्यादा हैं, तो बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम वाला क्लॉज भी उन्होंने खत्म कर दी। फिर उन्होंने खत्म कर दिया कि बैरून मुल्क से कोई जो आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में काबिले अदखाल शहादत यानी एविडेंस के तौर पे नहीं लिए जा सके। सर बिल्कुल ठीक है, ये इस पे हम वैसे काफ़ी दफ़ा डिबेट भी कर चुके हैं। सर सिर्फ ये बताइएगा ये नैब के इख्तियारात कम करने से नैब कमज़ोर हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है, क्या हुआ? क्योंकि बात तो आपने क्लियर कर दी कि बांस से तो पहले भी सांप नहीं मर रहा था या बांसुरी नहीं बज रही थी, तो वो क्या पहले नहीं बांसुरी बजा रहा था तो वैसे ही उससे बांस ले लिया तो अच्छा हुआ। सर देखिए नैब की अगर परफॉर्मेंस देखें ना तो एज ए अदारा तो वो ना कमजोर हुआ है, बल्कि वो तो मुफ्त की अब तनख्वाहें लेंगे। पहले ही करण जोगा कुछ नहीं थी, सिर्फ वो ऑप्टिक्स दिखाते थे, अब तो महकमा अपनी जगह मजबूत है, लेकिन जो करप्शन है वो जरूर मजबूत हुई है इस नई एहतसाब की जो अमेंडमेंट्स आई हैं। अब करप्शन को एक तरीके का लीगलाइज करार दे दिया गया है कि भाई पहले कम से कम कानून तो था, चाहे उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती थी या नहीं, या उसके तहत कोई मंतकी अंजाम तक केसेस पहुंचते थे या नहीं, लेकिन वो कानून का खौफ हमेशा रहता था कि उस कानून के तहत कम से कम आप अच्छा सर इस कानून में बिल्कुल ठीक है राय साहब, तो इस वो कानून ही में खत्म कर दिया। अच्छा इस कानून में जहां पीडीएम और मुत्तहिदा हुकूमत जो है उसको फायदा पहुंच रहा है लोगों को, वहीं पीटीआई के जो लीडरशिप है वहां उनको भी फायदा पहुंचेगा। सुनामी ट्री बिलियन ट्री सुनामी था, मेट्रो है पेशावर की और दीगर कई केसेस जो नैब में हैं जो अब इस कानून के बाद नैब उस पर रेफरेंस नहीं फाइल कर सकेगा, तो फायदा तो उनको भी हुआ है। सर देखिए हर उस शख्स को जो करप्शन में इन्वॉल्व है, खासकर जो मेगा करप्शन में इन्वॉल्व है, उसको फायदा सिर्फ नहीं होगा, उसको लाइसेंस मिल गया है आप कि आप दोबारा से करप्शन कीजिए। अब तो वो जो एक रखा हुआ था हमने चेक, अब वो भी खत्म हो गया है नैब के कवानीन को चेंज करके। तो इसमें किसी पार्टी की मैं बात नहीं करता, लेकिन हर उस शख्स को और हर उस ब्यूरोक्रेट को, हर उस डबल शाह को फायदा होगा कि हर उस शख्स को कि जिसने हाउसिंग स्कीम्स अनाउंस की हैं और गरीबों को फाइलें खाली दी हैं, प्लॉट्स नहीं दिए, उसको फायदा होगा। और बात यही है कि करप्शन की रेटिंग में ऑलरेडी हम नीचे थे, अब बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राय साहब अब जरा मैं 26 मई पे वापस जाता हूं जब ये तरमीम हुई थी, कानून पास हुआ था। अगर अपोजिशन बेंचों पे खान साहब या पीटीआई बैठे होते तो क्या कहीं को रेजिस्टेंस होती या कुछ इसमें बेहतरी आ सकती थी कि जो कानून फायदा दे रहा है करप्ट लोगों को, उस कानून में कुछ इतनी गुंजाइश डाल दी जाती कि फायदा मिलता लेकिन कम मिलता, कहीं ना कहीं रिकवरी और इस गरीब मुल्क का जो नुकसान है वो रिकवर हो सकता। सर
देखिए बात यही है कि हुकूमत जो बाहर आई है तो वो तो नंबर गेम से ही आई है ना। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी उन्होंने किसी न किसी जिस भी तरीके से शो की है, जी मेजॉरिटी थी, यही सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी कानून साजी के लिए। तो अगर ये पीटीआई चूंकि अकेली 135 या 140 सीटों से बैठी भी होती तब भी ये कानून साजी हो जानी थी। तो ये किसी किस्म की रुकावट नहीं कर सकते थे उसमें नंबर्स के हवाले से। सेनेट में ऑलरेडी दूसरी साइड की मेजॉरिटी है, तो ये कानून साजी जब उन्होंने फैसला कर लिया था कि भाई ये जो रिजीम चेंज है, ऑपरेशन रिजीम चेंज, बिल्कुल तो ठीक है। उसका मेन मकसद ही ये था कि ये जो लास्ट लोग कमेंट आ सर, रहे हैं, लास्ट कमेंट। लोग कहते हैं कि अगर जब ये कानून नहीं आया था जिसके तहत ये रेफरेंसेस वापस हुए, तो जब ये कानून नहीं आया था और नैब मजबूत था आपके बकौल, वो कहते हैं, मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो कहते हैं आपके बकौल अगर नैब मजबूत था तो 3.5 साल नैब मजबूत था, खान साहब वजीर आजम थे, तो कौन सा केस या कौन सा रेफरेंस मंतकी अंजाम को पहुंचा? तब भी प्रोग्रेस सिफर थी। इस कानून के बाद जो लोग जलील हो रहे थे वो जलील नहीं होंगे, घरों में बैठे रहेंगे? नहीं, वो जलील तो नहीं होंगे, वो तो अब भंगड़े डालेंगे और कहेंगे कि जी ठीक है, अभी पीछे 3-4 महीने या 6 महीने की हुकूमत रह गई है, अब तो कानून का डर जो सा था वो भी नहीं है, और जितना लूट सकते हो लूटो। और नैब की परफॉर्मेंस पहले भी नहीं थी, शुरू से नहीं थी। नैब को चाहे वो मियां नवाज शरीफ का दौर हो, पीपल्स पार्टी का हो, मुशर्रफ का दौर हो, उसमें नैब की बिल्कुल परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं रही कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को जो मेगा केसेस हैं, ये जो पॉलिटिकल एलीट है, उसके खिलाफ किसी किस्म के नैब ने काम नहीं किया। लेकिन नैब का अदारा और नैब के कवानीन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर अदारा काम नहीं कर रहा तो अदारे को रिस्ट्रक्चर करिए, लेकिन कवानीन तो खत्म ना करें। आपने तो बिल्कुल ठीक है, कानून ही खत्म कर दिया। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, करप्शन, बढ़ती करप्शन और मुल्क को पहुंचने वाले नुकसान की सूरत में इजाला हो सकता है। करप्शन कम हो, लूटी हुई दौलत वापस हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। नैब जब से बना है, जनरल शाहिद अजीज़ की और किताब पढ़ें ये खामोशी कहाँ तक, और उसमें जो हवाला नैब की परफॉर्मेंस पे दिया है शायद वो आज भी एग्जिस्ट करता है। ब्रेक, और ब्रेक के बाद सैलाब के बाद मुतासरीन की सूरत हाल तकरीबन काबिल रहम है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में सैलाब के मुतासरीन जो हैं वो मुंतज़र हैं कि उनको रिलीफ मिले, और उनको जो इस वक्त सूरत हाल है, जब आपका घर तबाह हो जाए, जब आपके जानवर जिनसे आपका रिज़्क रोज़ी जुड़ा है वो सैलाब की नज़र हो जाएं, जब आपका पूरा घर का सामान बह जाए और आपके पास छत ना हो, तो बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल होती है। और फिर वो सैलाब, जो पानी जो सामने खड़ा है, उसकी वजह से गर्मी और हब्स है, और इसी पानी में आपके प्यारे बह गए और इस दुनिया से कूच कर गए, तो इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। दुनिया भर पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज़ उठा रही है। दुनिया भर में बड़ी तशवीश का इजहार जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त जो हमारे पास स्टैट हैं, मैं बताता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन जो इलाके हैं वो बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है और साउथ पंजाब है। यहाँ से सर्वेज़ होना और स्टैट आना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं है, ज़्यादा हैं, ऑफ कोर्स ज़्यादा हैं। कुल अमवात जो रिपोर्ट हुई अभी तक 1545 हैं। पिछले 24 घंटों में 37 अफराद की अमवात की खबर है। ज़ख्मी जो हैं वो 12,850 रिपोर्ट बताती है। तबाह घर तकरीबन 2 मिलियन हैं। मुतासरीन 3 करोड़ से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं, 3.5 करोड़ हैं। जानवर जो हलाक हुए सैलाब की वजह से वो 1 मिलियन है। रिलीफ ऑपरेशन जो है वो बड़े हद तक है भी सही, और उसके बाद लोगों को दोबारा सेटल करना है, उनके मसाइल हल करने हैं, बीमारियां और बाकी सारे मसाइल भी सामने, और इस पर काफ़ी हद तक काम हो भी रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर तबाही है कि इस पूरे रिलीफ ऑपरेशन को बेहतर तौर पे करने के लिए हुकूमत की शदीद तवज्जो की ज़रूरत है। सैयद एहसानुल्लाह वक्कास साहब हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अल-खिदमत फाउंडेशन के। अल-खिदमत फाउंडेशन जब से सैलाब शुरू हुआ है तब से काम कर रही है और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी ये अपडेट करते हैं, हमारे साथ भी मुसलसल टॉक शो का हिस्सा रहते हैं। सैयद एहसान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले चाहूँगा, बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल जो है वो कहाँ पे है, साउथ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और किस तरह के रिलीफ ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है वहाँ पे इस वक्त? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद फरमाया। गुजारिश ये है कि हर जगह पर बहुत क्रिटिकल है सूरत हाल इस वक्त। जाहिर है सिंध के अंदर मेहर का जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक
सैलाब की जद में, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पानी उतर नहीं रहा। हाँ, अब भी 6-7 फुट पानी खड़ा है और उसका कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि इस पानी को कहाँ भेजा जाएगा और किधर जाएगा। दूसरे इलाकों में पानी कुछ न कुछ उतर गया है, मतलब तोनसा के इलाके का सारा पानी उतर चुका है। राजनपुर में पानी कुछ जगहों पर उतर गया है, लेकिन वहां पर रुझान मजारी में पानी 4-4 फुट 5-5 फुट खड़ा है। फिर उससे आगे जो है फैजलाबाद में भी पानी इसी तरह खड़ा है। ये जगह ऐसी है जहाँ से पानी अभी उतर नहीं रहा। इसी तरह डेरा इस्माइल खान और टांग जो है ये KPK के बहुत ही शदीद मुतासर हुए। इजरा और इनकी तहसीलें और इनका पूरा इलाका जो है वो बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गया है। तो वहां पर भी बहुत सारे रिलीफ के काम की जरूरत है। हमने पहली जो मुहिम थी हमारी कि लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जाए, उनको निकाल के लाए और उनको किसी जगह पर उनके लिए एक जगह बनाई जाए जिसमें वो बैठ सके। उसके लिए हमने कुछ 300 के करीब ये खैमा बस्तियां बनाई हैं, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर भी हमें खुशकी मिलती है, कुछ जगह मिलती है, वहां पर हम खैमा बस्ती बना लेते हैं और लोगों को उसमें आवाज करते हैं, उनको तीनों टाइप का खाना देते हैं, उनकी मेडिकल केयर का भी कर रहे हैं, मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं। इस वक्त तक हम कुछ 250 से ज्यादा मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं और डेली हम 10,000 से ज्यादा राशन जो है वो तकसीम कर रहे हैं मुख्तलिफ अपने पॉइंट्स पर। अच्छा, ये बताइएगा एहसान साहब, जो मेरे पास फिगर्स हैं मुतासरीन 3.5 करोड़ से, ये बहुत बड़ा फिगर है। मतलब जी, ये बहुत बड़ा फिगर। मेरा ख्याल ये है, शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें कि बलूचिस्तान के अंदर तो कम से कम अभी 60% आबादी ऐसी होगी जिस तक कोई भी नहीं पहुंचा। हम भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि सड़कें सारी टूटी हुई हैं, रास्ते तबाह है, रास्ते ही कोई नहीं जाने का। वो लोग बेचारे टेलीफोन कहीं ना कहीं से किसी का आता है, फिर कोई जगह उनके साथ तय करते हैं। बस कोलू बारखान का इलाका बुरी तरह तबाह हुआ है, लेकिन वहां जाने का रास्ता कोई नहीं था। कल ही मुझे लोगों ने बताया कि वो एक रास्ता बन गया है, हमने फौरी तौर पर 300 पैकेट वहां पर भेजे हैं। इस तरह के और बेशुमार इलाके हैं दूर दराज। आपको पता है बलूचिस्तान में बहुत स्कैटर्ड आबादी है, वो दूर दूर तक फैले हुए हैं, उनकी क्या हालत है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। वो बहुत बेचारे मुसीबत में है। इस तरह सिंध के अंदर भी जी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ वो पानी में चारों तरफ से है। उनको निकालने के लिए हमें जितनी कश्तियां अवेलेबल थी वो हमने लगाई हुई हैं और वो कश्तियों पे ढो ढो कर हम लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा काम है। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की कोई इसमें एक्टिविटी नजर नहीं आती। अगर ये हुकूमत भी इसमें शामिल हो जाती और वो कश्तियां फराहम करते, कोई इसमें लोगों को निकालने की कोशिश करते, ये काम जल्दी हो सकता है। अच्छा सर, ये बताइएगा हुकूमत का, जहाँ तक आपने तज़किरा किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वफाकी गवर्नमेंट भी है, और फिर NDMAs, PDMAs और ये जो फलाही तंजीमें, आपकी भी एक फलाही तंजीम है, तो बहुत सारे लोग अगर ये मिलकर काम करते तो क्या इम्पैक्ट अच्छा आना था? और वजह क्या है कि कोऑर्डिनेशन बिल्ड नहीं हो पाया? 2 महीने का वक्त गुजर चुका है सर। तो जो NGO दीगर काम कर रही है उनके साथ बहुत अच्छा ताउन है। तकरीबन 150 के करीब ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनको हमारे वॉलंटियर फैसिलिटेट कर रहे हैं, जिनका राशन हम तकसीम कर रहे हैं, जिनके लिए जिनकी तरफ से मेडिकल कैंप्स हम लगवा रहे हैं, डॉक्टर्स हम फराहम कर रहे हैं, सेटअप हम कर रहे हैं, वो मेडिसिन और दीगर अखराजात जो है वो पूरे करते हैं। लेकिन NDMA के और जो उनके तो कुछ एमए मुझे नजर आते हैं, लेकिन और कोई खास नहीं है। ये इतना रोजाना बड़े बड़े सुनते हैं हम, जहाज आ रहे हैं, 50 जहाज अबू धाबी से आए हैं, वहाँ चाइना से आए हैं। सर फॉरेन ऑफिस ने जो बताया 100, सर फॉरेन ऑफिस ने जो कंफर्म किया है 110 जहाज लैंड किए हैं जो इमदादी सामान लेके आए हैं, और जो पैसों की इमदाद है वो तो अलग से आ रही है और आएगी। तो वो इतनी सारी इमदाद, 110 जहाज बहुत होता है सर। तो वो आपके जरिए दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं, क्या आप फील्ड में हैं, क्या आपको नजर आ रहा है गवर्नमेंट वो दे रही है? वो 110 जो जहाज उतरे हैं उनका सामान किधर है? वो क्यों नहीं नीचे लोगों में डिलीवर किया जा रहा? किसी एक जगह पर मुझे उसकी कोई वीडियो दिखा दे कि फलां जगह पर हमने ये सामान डिलीवर किया है। और मुझे डाउट है, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, अगर ये इसी तरह गवर्नमेंट और पटवारियों और उनके जरिए से करेंगे वो कहाँ नीचे पहुंचेगा? जो
हमारी ये सरकारी अदारों में करप्शन की जो हालत है वो किसी गरीब मजलूम को नहीं छोड़ते तो उनके सामान को कहा इन्होंने छोड़ना है। इसलिए इसके लिए गवर्नमेंट को सिर्फ और जो एनजीओ है जो काम कर रही है उनके साथ राब्ता करके उनका तावन हासिल करना चाहिए। सारी दुनिया में ये होता है। मैं एक दफा अमेरिका में सैलाब आया था, मैं खुद उसमें गया, वहां पर एक सेंटर बना हुआ था, उस सेंटर में हम गवर्नमेंट के सेंटर में गए, हम उन्होंने हमें बता दिया कि आपने फलां इलाके में जाके काम करना है, बस अल्लाह मुख्तलिफ अदारों को मुख्तलिफ अदारे अलॉट कर रहे थे। इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का सर ये बताइएगा एहसान साहब, सियासी तबका, सियासी हुकूमत एक इदारा पीडीएमए और एनडीएमए जो हैं, क्या वो ऑन बोर्ड हैं आप लोगों के साथ, जिन्होंने आपको ऑन बोर्ड किया हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारा किसी के साथ कोई खास रास्ता नहीं है। बिल्कुल कभी किसी से उनके ऑफिसर से कोई मुलाकात हो जाए या वो भी हमारे इनिशिएटिव पर ही हुई है। वहाँ कोयटा में एक हमारे वहाँ के जो सदर है उन्होंने इनिशिएटिव लेकर उनसे मुलाकात की, लेकिन ना सिंध में, ना पंजाब में, ना केपीके में किसी ने कोई हमारे साथ न राब्ता किया है, ना कोई तावन किया है, ना तावन की दरखास्त की है, ना हमसे तावन हासिल किया है और न किसी और एनजीओ से। आज एक मीटिंग थी जिसमें मेरा ख्याल को 50 के करीब एनजीओ जमा हुई थी और उसमें से मैंने सारी एनजीओ से पूछा कि हो सकता है, मैं किसी कई बेशुमार जगहों पर गया हूँ, मुझसे कोताही होगी हो देखने में। मैंने उससे पूछा कि क्या गवर्नमेंट के पास ये जो 110 जहाज आपने फरमाया जो उतर चुके हैं, कहीं किसी जगह पर इन जहाजों से उतरा हुआ सामान आपने देखा है? तो 50 के 50 ने यक जबान होकर मुझे कहा कि हमने कहीं नहीं देखा। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पता नहीं सामान का क्या कर रहे हैं। अब हम इस पर ज्यादा शोर मचाए तो मुल्क की भी इज्जत खराब होती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये जो सामान आया है ये जो हकदार है उन तक पहुंचाओ, वरना यही होगा कि जिस तरह अफगान महाजरीन के लिए घी और तेल आता था और वहां जाने से पहले उनमें तकसीम से पहले मार्केट में पहुंच जाता था बिकने के लिए। अब पता नहीं ये बेचने का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार है। लोग बड़ी शदीद कसब पुरसी की हालत में है। अच्छा सर, मैं आखिरी 2-3 मिनट रह गए, ये बताइए कि सूरत हाल इस वक्त लोगों की जो सैलाब से मुतासर हुए वो क्या है सर? वो मैं कहता हूँ इतना बड़ा डिजास्टर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और उसके नतीजे में देखिए उनके कई मसले हैं। उनको खाना चाहिए, उनको कपड़े चाहिए, वो सिर्फ तन के कपड़ों के साथ अपने घरों से भाग के निकले हैं। उनको शेल्टर चाहिए, उनको कुछ न कुछ अपने आप को सेटल करने के लिए राशन चाहिए ताकि वो कोई अपना काम शुरू कर सके और उसके बाद पानी जो है वो उतरने का इंतजार कर रहे हैं। जहां पर पानी उतर गया है वहां पर गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो ऐलान किया गवर्नमेंट ने कि हमने 5 लाख रुपए इनको जिसका मुकम्मल घर गिरा है उसको देंगे और 2.5 लाख रुपए उसको देंगे, ये कब देने हैं इन्हें? दें इनको ताकि वो कुछ ना कुछ अपना घर बनाने शुरू करें। सर वो गवर्नमेंट जो है वो उन्हें घी, तेल और आटा नहीं दे पा रही, जो कि 3000 का पैकेट 4 का बनता है, आप कह रहे हैं 5 लाख दे दे। वो इन्होंने आप खुद ऐलान किया था, वजीर आजम साहब ने ऐलान किया उनको जाके कि हम इस तरह करेंगे और फौरन ये पैसे जितनी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर दे देंगे। मैं वजीर आजम साहब से इंतहाई अदब से दरखास्त करता हूँ कि अपने वादे को पूरा करें और फौरी तौर पर ये पैसों की तकसीम शुरू करें ताकि वो घर बनाने शुरू करें अपने। अच्छा सर ये बताइए कि जो बाहर की ममालिक से इमदाद आ रही है और जो 110 जहाज आए हैं, ये कितने लोगों को रिलीफ मुहैया कर सकते हैं सर? 110 जहाज बड़े जहाज हैं जी, बहुत बड़े बड़े जहाज है ये। मेरा ख्याल 3 कंटेनर के बराबर एक जहाज का सामान होता है। अब ये बेशुमार लोगों को इनको मिल सकता है। ये 110 का मतलब ये एक दफा हमें कोई 100 से ज्यादा कंटेनर जापान से आए थे, हमने 30 लाख लोगों में उसका जो था ना सामान तकसीम किया था, इतना सामान था उसमें। और हम उसको कहते थे कि इन 30 लाख अफगान महाजरीन में से कोई एक बंदा भी ये नहीं कह सकता कि उसको कोई ना कोई चीज खिदमत की तरफ से नहीं मिली। अगर ये किसी प्रॉपर्टी कोई जिम्मेदारी के साथ इसको तकसीम करना चाहे, एक लाखों लोगों तक ये सामान पहुंचाया जा सकता है और लोगों को अपने पांव पर खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल सही सर। सैयद एहसान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आप समेत जितने भी लोग रिलीफ के लिए काम, उनको अल्लाह ही अजर दे, और क्योंकि इस माशरे में तो शायद आप पर तनकीद हो सकती है,
आज भी हम इमदाद का सामान देते हुए शक का एलिमेंट रखते हैं, तनकीद का एलिमेंट रखते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अलखिदमत समेत जितने भी इदारे काम कर रहे हैं ये कौम का फ़ख्र हैं, क्योंकि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो ये कौम के साथ खड़े होते हैं। अभी भी मुख्तलिफ़ शहरों में सैलाब मुतासरीन के कैंप्स हैं, आप जाइए देखिए कि अगर वो वाकई सही और जैनवन है और मुतासरीन तक सामान पहुँचा रहा है तो आपने इमदाद करनी, क्योंकि जो 110 जहाज़ अभी तक आए हैं और अभी आ रहे हैं उनका सामान अभी लोगों तक नहीं पहुंचा और वो पता नहीं कब पहुंचेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।